गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि हम लोग जहाँ भी देखें अपने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बिना फ्रिक्शन के हमारा कोई भी काम नहीं होता। आप ना चल पाओगे बिना फ्रिक्शन के, ना बाइक चला पाओगे, ना रोड पे गाड़ी चलेगी, कुछ नहीं होगा। तो फ्रिक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे डे टू डे लाइफ का। तो क्या फ्रिक्शन हमेशा अच्छा ही है? जी नहीं। हम लोग आज पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि फ्रिक्शन एप्लीकेशन के अराउंड वो अच्छा भी है, कहीं कहीं वो बुरा भी है। बुरा जैसे मतलब उसका कोई डिसएडवांटेज भी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे अपने फिजिक्स के टॉपिक फ्रिक्शन में, जो कि मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो आप इसको फ्रिक्शन को करते समय आप इंटरेस्ट बना के रखो अपने सब्जेक्ट पे। कि आप जैसे देखते होगे कि नॉर्मल दिनों में जब आप बाइक ड्राइव करते हो तो ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक वहीं पे सडन रुक जाती है गाड़ी, ऐसे ब्रेक लगाए गाड़ी रुक गई। लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है, आप ब्रेक लगाए गाड़ी ऐसे ऐसे स्किड हो जाती है, और स्किड होके तब गाड़ी या तो गिर भी सकती है या नहीं तो अगर स्लिप हो जाती है। तो स्लिप क्यों हो जाती है और नॉर्मल दिनों में नहीं होता? तो वहाँ पे हमारा क्या रोल करता है? वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन टॉपिक जो है वो रोल प्ले करता है। और वो कैसे रोल प्ले करता है आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, फ्रिक्शन में। ठीक है, तो पहले आप लोग फ्रिक्शन का डिफिनीशन जान लीजिए कि डिफिनीशन क्या होता है फ्रिक्शन का, तभी तो हम लोग उसको समझ सकेंगे कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रिक्शन क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, अब ये दो बॉडीज के अब इसका काम क्या है? इसका काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है ये भी हम जानेंगे। तो रिलेटिव मोशन को अपोज करना है। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे ये एक ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, ठीक है। अब ये रिलेटिव मोशन होगा, इसके रेस्पेक्ट में नीचे वाले रेस्पेक्ट में ऊपर वाला अगर मोशन है, नीचे वाला रेस्ट में ऊपर वाला मोशन है, तो इसका वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इसकी कुछ वेलोसिटी इसी कारण, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया। कभी हो सकता है दोनों साथ में मोशन में हो तो भी रिलेटिव मोशन होगा। क्या हो सकता है ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट में हो, नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा हो। तो इन दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर कोई एक भी मोशन में है या दोनों मोशन में, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। और फ्रिक्शन का क्या काम है? उस रिलेटिव मोशन को अपोज करना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, जैसे ये एक बॉडी है, ये बॉडी आगे फोर्स लगाया हमने, अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड, तो उसके कारण क्या होगा? एक एक्सीलरेशन इधर आएगा, बॉडी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। ये ब्लॉक आप मान लीजिए ब्लॉक ये है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड क्या देखेगा? ग्राउंड तो रेस्ट में है, ग्राउंड देखेगा कि ब्लॉक ए जो है वो आगे जा रहा है, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स एक्सीलरेशन देगा। तो जब वो देखिएगा कि वो आगे जा रहा है तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा यहाँ पे। तो रिलेटिव मोशन होगा तो वो क्या करेगा? फ्रिक्शन क्या काम है? उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा, क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा, जिसके कारण वो अपोज करेगा उस मोशन को। वो चाहेगा कि कांटेक्ट बना रहे और वो ज़्यादा आगे जाए ना, हमारा साथ जो है वो टूटे ना, इसलिए वो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स लगाता है। ये भी एक फोर्स है, ये क्या बोला? एक कांटेक्ट फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में रहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। और कैसे एक्ट करेगा? अपोजिट करेगा, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। और कैसे एक्ट करेगा? तो वो टेंजेंशियली एक्ट करेगा, एक्ट्स टेंजेंशियली। टेंजेंशियली आप बोलिए या उसको पैरेलल बोलिए, सरफेस से टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है या पैरेलल एक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि
रहता है लिखा हुआ, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है और मिसकंसेप्शन रहता है। तो मिसकंसेप्शन क्या है कि फ्रिक्शन जो है सिर्फ ब्लॉक ए पे लगा, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉन्टैक्ट फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज। तो ये ग्राउंड जो है ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, इसको अगर आप अच्छे से और तोड़ के समझिएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स ए पे, क्योंकि ए मूव कर रहा है। तो ए क्या करेगा, ए भी तो चाहेगा, वो भी तो दोस्त है, वो क्या करेगा, उसको बोलेगा नहीं नहीं हमको भी ब्रेक नहीं करना है, मैं भी नहीं जाना चाहता, तो वो ग्राउंड में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो वो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, तो वो क्या देखेगा कि जब ए पे इधर लग रहा है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग जाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक्ट्स इन पेयर। ये कहां से हमको आया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये चीजें क्लियर हुई। तो हम लोग क्या पढ़े फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन जो है एक कांटेक्ट फोर्स, वो भी एक फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज। यहाँ दो बॉडीज है, उन दोनों बॉडीज के बीच में क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। फिर वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे रिलेटिव मोशन हुआ, रिलेटिव मोशन के मैंने आपको टाइप बताया, किसी तरह के मोशन को रिलेटिव मोशन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक ब्लॉक या तो मूव करे या दोनों ब्लॉक मूव करे तो भी रिलेटिव मोशन होगा। अगर कोई एक ब्लॉक रेस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा ब्लॉक मूव कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक का तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन दूसरे की तो कुछ वेलोसिटी है, तो उस दूसरे की वेलोसिटी के कारण ये दोनों में रिलेटिव मोशन हो गए। तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, तभी तो अपोजिशन होगा ना। आपको कोई जबरदस्ती ले जा रहा है तो आप अपोज करते हो, नहीं मुझे नहीं जाना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो ना, तो ही ना अपोजिशन हो गया ना। आप साथ ही चले जाओगे तो अपोजिशन नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिशन करता है, अपोज करता है किसको, तो रिलेटिव मोशन को। अब कैसे एक्ट कैसे करेगा, तो वो टेंजेंशियली सरफेस जो है उससे टेंजेंशियली एक्ट करेगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पेड़ में एक्ट करेगा। कहाँ से हमको पता चला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एफ ए जी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जी ए। ये आप नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक ए पे लगा ग्राउंड के द्वारा, सेम फोर्स ग्राउंड पे लगा ए के द्वारा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तभी तो पेयर में फोर्स आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, काफी मजेदार चीज है, इस पे हम लोग और आगे देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि ये डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अगर दोनों ब्लॉक का बाकी सारा चीज कंडीशन सेम है, मास सेम है, सब चीज सेम है, सिर्फ इस कॉन्टैक्ट का अगर एरिया आप लोग, यही ना कॉन्टैक्ट एरिया है, ये वाला पोर्शन जो मैंने रब कर दिया, जिसे मैं इसको ऐसे दिखा दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो मैंने डॉटेड लाइंस दिखा, यही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो चाहे ऐसे रहे या ऐसे रहे, फ्रिक्शन फोर्स पे चेंज नहीं होता। इट्स बाकी कंडीशन क्या है कि बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन सेम होना चाहिए, मास सेम होना चाहिए। वो सारी कंडीशन सेम मानते हुए सिर्फ हम लोग अगर ब्लॉक को ऐसे की जगह ऐसे रख दें या ऐसे रख दें तो फ्रिक्शन फोर्स मैटर चेंज नहीं करेगा।
अब हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रिक्शन में क्या क्या टाइप होते हैं। तो फ्रिक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं। क्या क्या दो टाइप होते हैं? पहला तो जिसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम है? काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरे का नाम क्या है? स्टैटिक। नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक मतलब क्या हो रहा है? बॉडी है एट रेस्ट। स्टैटिक कंडीशन है, बॉडी मूव नहीं कर रही है। इसमें क्या होगा? टेंडेंसी टू मूव होती है, एक्चुअल मोशन नहीं होता है, टेंडेंसी टू मूव। और यहाँ क्या होता है? एक्चुअल मोशन होता है। अब एक्चुअल मोशन हो रहा है और बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये दो होता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे किस पे क्या होते हैं और किस पे क्या। तो हम लोग पहले काइनेटिक को लेते हैं, ठीक है? तो फिलहाल के लिए मैं स्टैटिक को अडॉप्ट कर देता हूँ। तो हम लोग पहले देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। काइनेटिक, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इसमें क्या होगा? एक्चुअल मोशन। एक्चुअल मोशन होगा मतलब क्या होगा? जो ब्लॉक है हमारा वो एक्चुअली मूव करेगा अलोंग द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ये हम लोग ले लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन, ये रेस्ट पे नहीं है, इसका मतलब एक्चुअल मोशन कर रहा है। दूसरा केस का देखें, इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट क्या होती है? तो कांस्टेंट वैल्यू होती है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है हमारा? बताता हूँ। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाए तो ये हो जाएगा म्यू n। मोर प्रिसाइजली देखा जाए तो इसको एफ के कहेंगे और ये म्यू के होगा, ठीक है? अब n क्या है हमारा? n है हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जो हम लोग पढ़ते हैं। ये भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स ही है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है अलोंग द कांटेक्ट सरफेस। और म्यू के है आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको समझना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन पे है। इसका क्या मतलब कि ये दोनों चेंज करेंगे तो हमारा एफ के का वैल्यू चेंज करेगा। तो आप बताइए, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम पढ़े होंगे उसमें कहीं पे एन की वैल्यू चेंज नहीं करती है लॉन्ग, मतलब अगर एक फोर्स लग गया एक सिस्टम में, जब हमने उसका इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो वहाँ पे एन की वैल्यू चेंज करती है क्या? नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। अब आई म्यू के की वैल्यू, तो म्यू के क्या चेंज करता है ड्यूरिंग द मोशन और चेंज नहीं करता है? तो आपके सिलेबस में 11th-12th की क्लास में हम पढ़ेंगे कि म्यू के की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है? फर्दर क्लासेस जब आप हायर स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा और म्यू के किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपको मैं बता देता हूँ, म्यू के जो है डिपेंड करता है सरफेस रफनेस पे। सरफेस रफनेस ऑफ टू contacting surfaces, ठीक है? अब सरफेस रफनेस क्या होता है? तो सरफेस रफनेस पीक एंड वैली होती है। जैसे जैसे ये सरफेस कांटेक्ट में अगर आप इसको जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऐसा 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 ग्राउंड दिखेगा आपको, ठीक है? ये ग्राउंड है आपको, ठीक है? ये भी ग्राउंड है और वर्कपीस जो है वो भी ऐसा ये मान लो आपका वर्कपीस ए है, तो ये वर्कपीस है। ये आपको नॉर्मल आई से नहीं दिखेगा, आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी सरफेस में रहती है।
तो जितना ज़्यादा इरेगुलरिटी उतना ज़्यादा म्यू का वैल्यू, और जितना कम कम जैसे मतलब सरफेस रफनेस जितना अच्छा, सरफेस रफनेस जितना अच्छा मतलब अगर उसका डिनोट करते हैं आड़े वैल्यू से, तो वो जितना कम होगा उतना अच्छा पर फिनिशिंग होगा, उतना ही कम यूके का वैल्यू होगा। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग जो 11th-12th में पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ड्यूरिंग द मोशन ये पीक्स और वैली जो है ब्रेक नहीं करते हैं और हमारा यूके का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो उस केस में हम देखें कि यूके भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं कि ये एक्ट करेगा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, अपोज करेगा, टेंजेंशियली एक्ट करेगा, पेयर्स में होगा, वो सारी चीज़ें इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगी। बस ये एक अलग तरह का एक क्लासिफिकेशन है फ्रिक्शन के अंदर, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि इसमें मोशन एक्चुअली होगा और कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके काइनेटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट पे और नॉर्मल रिएक्शन पे, इन दो चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक तो समझ गए कि इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये सारी चीजें याद रखिए, जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या देखना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक स्पेशल केस है। जैसे फोर्स हम लोग यहाँ लगा दिया, ठीक है, एफ अप्लाइड लगाया 10√2 न्यूटन, ठीक है। ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है आपको, एक्सीलरेशन, ठीक है। ये तीन चीज फाइंड आउट करना है आपको, ये गिवन कंडीशन है। तो हम लोग जानते हैं ये अप्लाइड फोर्स जो है ये अलोंग एक एंगल पे इंक्लाइन है। तो फोर्स का हम लोग जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कि फोर्स को आपको रिजॉल्व करना है और पर्टिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन में उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाना है, तब जाके हम लोग बता सकते हैं कि उस बॉडी का एक्चुअल मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे, अगर मोशन में होगी तो सेकेंड लॉ लगाएंगे। तो हम लोग पहले फोर्स को रिजॉल्व करते हैं एक्स वाई कंपोनेंट में ताकि हमें आसानी हो जाए। जैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर आप देखिएगा तो इसको मान लीजिए मैं ब्लॉक ए मान लेता हूँ, ठीक है, जिसका कि मास है 4 kg, ठीक है। अभी आप देखिएगा उस फोर्स का हम लोग कंपोनेंट लेंगे, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका वैल्यू होगा 10√2 cos 45 डिग्री, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसका वैल्यू होगा 10√2 sin 45 डिग्री। अब आप सोचिएगा सर ये cos sin कैसे लिख दिया, आप इसको भूल जाइए। अगर आपको ये फोर्स दिया रहता, उसका आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने को बोलता, तो आप क्या करते, इसका कंपोनेंट क्या लेते, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स F cos थीटा, तो F और ये cos थीटा गया, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा F sin थीटा, वही चीज मैंने लिखा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, तो m में 4 तो 4g। अब बॉडी आगे जाएगा तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है। तो बॉडी एक्चुअल में आगे जा रहा है, तो अगर मोड की साइड लिखा जाए तो क्या F के काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और क्या है एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो इसमें मैं क्या करता हूँ प्लस n कर देता हूँ, ठीक है। यही सारी चीजें होगी और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप फोटो से डायग्राम से देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा मोशन जो होगा इस ब्लॉक का एक्चुअली कैसा होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं होगा, मोशन होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं एन की वैल्यू को, फ्रिक्शन की वैल्यू को और एक्सीलरेशन की वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं, इसका टू 0। ये क्यों 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग फर्स्ट लॉ के हिसाब से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे
10√2 और sin 45 भी 1/√2 होता है प्लस n इक्वल टू 4g। g को मैंने 10 मान दिया, लेट g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 30 न्यूटन। ठीक है, फिर और एक चीज में देना भूल गया, इन दोनों सरफेसेस के बीच में न्यूके का वैल्यू आप ले लीजिए 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, न्यूके इंटू एन। न्यूके है 0.2 और एन है आपका 30, तो कितना हो गया 6 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे जैसे प्रोसेस था, वर्टिकल कंपोनेंट 0 किया, रिजॉल्व करके एन निकल गया हमारा, एफ के का वैल्यू में म्यू के एन होता, वहां से निकाल दिया हमारा एफ के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या जानते हैं, बॉडी का एक्चुअल मोशन होगा एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में हमको क्या पता है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ एक्स क्या है, ये पार्ट ऐसे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किस पार्ट का किधर है। ठीक है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम है। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स लग रहा है, तो इन्हीं के कारण बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है नेट फोर्स के कारण। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 10√2 cos 45 1/√2 माइनस एफ के की वैल्यू कितनी है 6 है, इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है 4 इनटू एक्सीलरेशन। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 से √2 कट गया, 10 - 6 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4a और a इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बस सॉल्व किया है, आप इसको खुद से भी कर सकते हो, कुछ सिंपल ही है। तो 10√2 इंटू cos 45 का 1/√2 माइनस 6 एफ के की वैल्यू और इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास है आपका 4, एक्सीलरेशन ए हमें निकालना, तो सॉल्व किया तो 1 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, बॉडी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 2-3 चीज यहाँ से हमें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट बताता हूँ क्या ऑब्जर्व करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब आप सॉल्व करें तो आप उस पर ध्यान दें। ठीक है, पहला क्या चीज ऑब्जर्व करना है, हम लोग 9th में पढ़ते हैं फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू, बस ये फॉर्मूला पढ़ लिया। तो ये फॉर्मूला बात तो सही है, और क्या पढ़ते हैं, n इक्वल टू m पढ़ लेते हैं, जो कि हर केस के लिए सही नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं, हमारा क्या देगा कि f इक्वल टू म्यू n तो सही है, वो भी कंडीशन है कि काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हम स्टैटिक पढ़ेंगे तो हो सकता है वो भी गलत हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उस बात पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है n इक्वल टू mg पढ़ते हैं। n इक्वल टू mg हर केस के लिए फिजिबल नहीं होता है। जैसे आप ये एग्जांपल लीजिए, आपका n इक्वल टू mg नहीं आया, आपका n इक्वल टू 30 आया है, जबकि mg का वैल्यू आपका 40 न्यूटन था। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि n जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद जो आता है वो वैल्यू होती है, ना कि n इक्वल टू mg हमेशा होता है। तो आप n इक्वल टू mg हमेशा डायरेक्ट नहीं लिख दीजिए कि कौन फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और डायरेक्ट लिख देते हैं n इक्वल टू mg, चुटकी में हो जाएगा। चुटकी में सवाल बनेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बातों को समझना पड़ेगा, तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करने के लिए पहले हार्ड वर्क कीजिए, तब उसमें से एनालिसिस कीजिए, तब उससे आप स्मार्ट वर्क कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से n इक्वल टू mg हमेशा नहीं होगा, इसमें मैं आपको लिखा दूंगा आगे। और एक चीज मैं क्या आपको यहाँ पे नोटिस करना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका है 6 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स जो आपका है, अगर x डायरेक्शन में लिखा जाए, Fx जो है अप्लाइड जो फोर्स है वो कितना है 10, और फ्रिक्शन फोर्स जो है Fk है वो है 6 है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जब तक आप फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स जब तक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होगा, बॉडी में मोशन नहीं आएगा,
बॉडी में मोशन आने के लिए जो उसका फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है उससे ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो आप बॉडी को आगे ठेल पाओगे। आप उससे कम फोर्स लगाओगे तो बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, बॉडी एक्सीलरेट कैसे करेगा? तो उस एक्सीलरेशन को लाने के लिए हमें फोर्स अप्लाइड जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से हमेशा ज़्यादा आना पड़ेगा। जैसे इस केस में 10 न्यूटन हम एक्स, मोशन हमारा एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे, ना कि 10 हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हमारा मेन है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो मोशन का हमारा हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में मोशन, तो एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो देखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड क्या है हमारा 10 न्यूटन है, लेकिन हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ की वैल्यू वो कितना 6 न्यूटन है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन करना है वहां पे हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स से, तभी तो हमारा बॉडी एक्सीलरेट करेगा उस डायरेक्शन में। अगर हम फोर्स ज्यादा नहीं लगाएंगे तो बॉडी एक्सीलरेट कैसे करेगा? तो ये बात आप ध्यान रखिए। मैं आपको पॉइंट वाइज में लिखा देता हूँ कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आप पहले नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? तो पहला पॉइंट तो हमने क्या देखा, m इज नॉट इक्वल टू mg, नॉट ऑलवेज, होता है कभी कभी लेकिन हमेशा नहीं होता है। दूसरा क्या हमने देखा, फॉर एक्चुअल मोशन, एक्चुअल मोशन होने के लिए F अप्लाइड, जो आप अप्लाई कर रहे हो, शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। किसके लिए? फॉर एक्चुअल मोशन होने के लिए। एक्चुअल मोशन बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन केस के लिए। मोशन में कभी आएगा जब आपका जो F अप्लाइड है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। कभी ऐसा केस आ गया कि आपका वो कम है तो आपका एक्चुअल मोशन में बॉडी नहीं जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट में आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका आगे पीछे एनालिसिस भी करना आपका ही काम है, ठीक है? इसी फ्रिक्शन, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा, इसका एक बहुत ही मज़ेदार आपको एक एग्जांपल मैं कराता हूँ जो कि देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और आपने अपने रियल लाइफ में इसको ऑब्जर्व भी किया होगा, लेकिन आप वो सोचते नहीं हो कि आखिर उसका कारण फ्रिक्शन ही है क्या। तो मैं आपको एग्जांपल एक बताता हूँ। एक कंडीशन है हमारे पास पुल का और एक दूसरा कंडीशन है पुश का। अब पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये एक ब्लॉक है हमारा, ठीक है, आप इसको ऐसे पुल कर, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर। इस ब्लॉक का मास है m, यहाँ पे जो है म्यूके की वैल्यू है, म्यूके है मोशन, ठीक है। अभी वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट करना, ठीक है। सेम ब्लॉक यहाँ पे भी है जिसका मास m है, ठीक है, और यहाँ पुश कर रहे हो, F से पुश कर रहे हो विद द एंगल ऑफ सेम थीटा। इसका भी मास है और इसके दोनों के बीच में भी म्यू, ठीक है। पुल क्या है, पुश क्या है, आपको क्लियर इमेज दिख रहा होगा, समझ गए होंगे। पुल क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग ट्रॉली बैग रखते हैं, हम लोग ट्रॉली बैग क्या करते हैं, ऐसे घिसते हैं, पुल करते हैं ट्रॉली बैग को। और घर में अलमीरा या कुछ रहता है उसको ऐसे पुश करते हैं, धक्का देते हैं। फिर वहाँ से धक्का देते हैं, हम लोग नॉर्मल देते हैं। फिर मैं जो आपको केस बता रहा हूँ वो उस केस के लिए एप्लीकेबल है व्हेन फोर्स अप्लाइड इज एट एन एंगल टू द सरफेस, ठीक है, पैरेलल सरफेस पे नहीं है, एट एन एंगल टू सरफेस। उस केस के लिए पुल इज इजियर और पुश इजियर। इजियर दिस इज मतलब किसमें कम फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि बॉडी जो है हमारा मोशन में आ जाए, क्योंकि सभी को चाहते हैं कि मिनिमम फोर्स लगाएं और बॉडी मोशन में आ जाए। तो इन दोनों केस में इन दोनों केसेस में कौन सा है जिसमें हमें आसानी होगा जैसे मतलब कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
ये हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है, हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में इसको यूज करते हैं लेकिन कभी नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन आज से आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स के स्टूडेंट का काम होता है कि वो अपना आँख और कान खुला रखे, चीज़ों को ऑब्जर्व करे और उसका कंक्लूजन खोजे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर में पता नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट का काम है उस चीज़ों को समझे और उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से समझ के कि हाँ ये चीज़ें मैंने इस टॉपिक में पढ़ा था, ये इससे रिलेटेड है, वो उससे रिलेटेड है, तभी तो आपको मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। तो हम लोग अभी फ्रिक्शन पढ़े तो उससे मुझे एक ध्यान में आया कि पुश और पुल जो कि हमारे डे टू डे लाइफ का है उसका एक एग्जाम्पल एक आपको बता दूं ताकि आपको और भी मजा आए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो हम लोग समझ में आएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो क्या होगा, इस पे एक mg नीचे एक्ट करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर एक्ट करेगा F के। इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जिसका वैल्यू होगा F cos थीटा और ऊपर में होगा F sin थीटा। तो हम लोग समेशन ऑफ Fy करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस F sin थीटा हो जाएगा और F के क्या हो जाएगा म्यू के इंटू n। ये तो हमें सब पता ही है। अब इधर आते हैं पुश के केस में, तो यहाँ भी आपका mg लग रहा है डाउनवर्ड, n ऊपर लगेगी, ठीक है। अब इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट हमें ऐसे दिखेगा जिसका होगा F cos थीटा जो कि अंदर की तरफ है, वो आपको और डायरेक्शन, और एक नीचे की तरफ लगेगा जिसको कि हम लोग लिख देते हैं F sin थीटा। ये वाला समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मैं इसको आपको अलग से दिखा देता हूँ, ठीक है। एक प्लेन है, इस पे कैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स को मैं यहाँ लेता हूँ, इस मतलब सुपरपोजिशन से ये F यहाँ है और एंगल थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो क्या होगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। देखिए वही चीज मैंने किया, अब आपको उम्मीद है दिक्कत नहीं। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है, फोर्स F यहाँ पे लग रहा था एट एंगल थीटा, उसको मैंने बढ़ा के इस पॉइंट पे ले लिया, उसका थीटा एंगल थीटा की तरफ cos थीटा होता था F cos थीटा और इधर F sin थीटा, ये चीजें मैंने ले ली। अब यहाँ पे क्या देखा मैंने, यहाँ पे जब समेशन Fy करता हूँ कोई y डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो यहाँ से मैं क्या देखा n बराबर होता है mg और प्लस F sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स F के क्या होता है म्यू के इंटू n। तो सिंपल ही है। तो देखिए अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो आपको अप्लाइड फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी तो आपको बॉडी मोशन में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्स कम हो, जिसमें भी फ्रिक्शन फोर्स कम होगा उसमें हमारा अप्लाइड फोर्स भी कम होगा, क्योंकि बॉडी आसानी से मोशन में आ जाएगा। उस फ्रिक्शन फोर्स को हमको ओवरकम करना है, तो जितना कम वैल्यू उतना कम अप्लाइड फोर्स होगा, है कि नहीं। तो इन दोनों केसेस में आप देखिए, तो यहाँ पे जो n है पुल के केस में mg माइनस F sin थीटा है और यहाँ पे क्या mg प्लस sin थीटा है। तो यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि पुश के केस में n की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं n पुल इज लेस देन n पुश। जब n की वैल्यू कम है तो Fk की वैल्यू भी कम होगी, Fk इज लेस इन पुल, सॉरी क्योंकि Fk जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है n पे, के दोनों कंडीशन के लिए सेम है। अगर n ज्यादा तो Fk भी ज्यादा, जो Fk ज्यादा तो वहां पे F अप्लाइड मोशन लाने के लिए हमको लगाना पड़ेगा वो भी ज्यादा होगा। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुल जो है इजियर है कंपेयर टू पुश। बाकी सारी कंडीशन अगर सेम रखा जाए, सिर्फ फ्रिक्शन के नजरिए से देखा जाए
और ये कब एप्लीकेबल है, जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा। फोर्स अगर इंक्लाइन डायरेक्शन में लगाया हुआ है तो उस केस में पुल जो है हमारा इजियर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, जो मैंने पढ़ा है उसी से निकल गया। सिर्फ फोर्स का कंपोनेंट रिजोल्यूशन करना था और जो काइनेटिक फ्रिक्शन के हम जानते थे। और ये क्वेश्चन आपको जानते हैं कहाँ आया हुआ, ये IIT की क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको ध्यान लगाना है और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फास्ट आपका रिस्पॉन्स होगा, उतना ही अच्छे आप स्कोर पढ़ पाइएगा एग्जाम में। अभी तक हमने क्या देख लिया कि फ्रिक्शन, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज की क्लास का, ताकि आपको सही रहे कि हमने क्या, सर ने क्या पढ़ा है, हमने क्या सीखा, ठीक है, ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाए। आप एक बार रिवाइज कीजिएगा घर पे जाके और इसके बुक भी पढ़िएगा, ताकि आपको काफ़ी इजी हो और भी चीज़ें समझने में। हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस करता है। देखिए टेंजेंशियल टू द सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, और किधर एक्ट कर रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, क्योंकि इसको रिलेटिव मोशन को अपोज करना है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, और ये हमेशा पेयर में रहता है, ठीक है, ये चीज़ हमें समझनी। फिर हमने क्या समझा कि फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, काइनेटिक और स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, टेंडेंसी टू मूव होता है, एक्चुअल बॉडी मोशन में नहीं होता, वो चाहता है मोशन के लिए, तो उसको भी हमने नहीं देखा, वो आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे उसको। तो पहले हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी एक्चुअल मोशन में होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा उसमें, हमने ये देखा कि उसकी वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला है म्यू के इनटू एन, और एन जो होता है वो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द फोर्सेस, और म्यू के जो है वो डिपेंड करता है सरफेस ऑफ द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा एजम्पशंस है कि during the interaction there is no breakdown of peak and value when the force is applied, so that mu k is also constant। हम लोग mu k को भी constant मान लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब दोनों चीज constant है तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी constant, इसलिए इसकी वैल्यू जो होती है वो constant होती है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे N=mg, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हमें क्या करना है, फोर्स को रिजॉल्व करना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, और हमें देखना है कि एन के बराबर क्या आता है। डायरेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फोर्स का एक कंपोनेंट भी वाई डायरेक्शन में आ जाता है, जो कि हमारे नॉर्मल रिएक्शन को का वैल्यू चेंज कर सकता है, इसलिए उस पॉइंट को भी नोट करना है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मोशन में आने के लिए, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी एक्चुअल मोशन में रहता है, मोशन में आने के लिए क्या होना चाहिए, जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगा, तभी तो मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पुल और पुश का कंडीशन, जबकि फोर्स जो है इंक्लाइन लग रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वहाँ हमने क्या देखा कि जो पुल है वो आसान है, आसान इन द सेंस हमें कम अप्लाइड फोर्स देना है बॉडी को मोशन में लाने के लिए, ठीक है। तो क्यों कम देना है, क्योंकि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो कम होता है कंपेयर टू पुश इक्वेशन। यहाँ हमने देखा कि पुल में नॉर्मल रिएक्शन पुश से कम होता है, इसलिए हमारा पुल जो है आसान होता है, क्योंकि फ्रिक्शन इसमें कम होगा। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए।